Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the next topics as per the syllabus of Punjab University Chandigarh for Information System Design and Implementation. So in the last lecture we have studied about the information gathering tools. So today we will be discussing the structured analysis tools. तो जब आप structured analysis करते हो तब ये आपके tools जो हैं ये आप इनको यूज़ करते हो. तो अगर आपने SDL से आपको याद हो तो हमने वहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड हमें एनालिसिस करना पड़ता है. तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में जो टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे पास ये वाली लिस्ट है. पहली है हमारे पास DFD जिसे हम डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है. उसके बाद आपके पास आता है डिसीजन टेबल. नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है डेटा डिक्शनरी. डिसीजन ट्री और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश. तो हमारे पास ये 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स अवेलेबल हैं. तो आज जो हम स्टडी करेंगे हम करेंगे DFD और डिसीजन टेबल के बारे में. तो जो बाकी बचे हैं ये हम अगली क्लास में इनको स्टडी करेंगे, ठीक है. तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि DFD क्या होता है. तो DFD स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम. अब डेटा फ्लो डायग्राम को जो है कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है. यानी कि आपका डेटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट को वो एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है. फ्लो चार्ट जो है ये बेसिकली सिर्फ फ्लो के कंट्रोल के बारे में बताता है कि आपका कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, मतलब आपका कंट्रोल कैसे मूव करेगा, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ आपका जो कंट्रोल है वो कैसे मूव करेगा, ये सिर्फ उसके बारे में स्टडी करते हैं हम फ्लो कंट्रोल में. बट इन केस ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम हम डेटा और उसका फ्लो दोनों के बारे में जो है इसमें हम स्टडी करते हैं. तब इसको हम देख लेते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम में क्या होता है. तो डेटा फ्लो डायग्राम में मेनली आपको डेटा सोर्सेस पता होते हैं कि आपका डाटा सोर्स कहाँ है, सोर्स या डेस्टिनेशन आप जिसको बोल सकते हो. डेटा अगर किसी स्टोर से उठाना है तो वो स्टोर आपको पता होता है, उसका फ़्लो कैसे होगा और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. ये सारी चीज़ें आपको ये 4 जो मेन एंटिटीज़ हैं ये आपको पता चलती हैं आपकी डेटा फ्लो डायग्राम में. यानी कि डेटा का सोर्स क्या है, कहाँ से डेटा आपको मिलेगा, ठीक है. अगर उसको किसी स्टोरेज पे रखा गया है, ठीक है, तो वो स्टोर आपको यहाँ पे बताया जाएगा. डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव होगा वो फ़्लो में बताया जाएगा. और हमें प्रोसेसेस के बारे में पता होता है कि कौन से डाटा पे कौन सा एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव जो DFD का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आता है कि आपको डेटा फ्लो बताया जाता है. इसमें हमें पता चल जाता है कि आपका डेटा फ्लो कैसे होगा इन हायरार्किकल फॉर्म, ठीक है, कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डाटा कैसे जाएगा वो आपको इसमें पता चल जाता है विद रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल. और उसमें कौन कौन से जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होंगे वो इसमें पता चल जाता है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल के साथ, ठीक है. तो आपने क्या याद रखना है, डेटा फ्लो टेल्स अबाउट द डेटा सोर्सेज, डेटा स्टोर्स, हाउ द डेटा विल मूव बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस. So the objective we can say that it talks about the data flow in hierarchical terms कि hierarchically एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे जाएगा. It also provides the required level of detail कि वो प्रोसेस उस पर काम कैसे करेगा, मतलब उस डेटा पे कैसे काम करेगा, ये भी आपको DFD में पता चल जाता है, ठीक है. तो इसमें आपको इनपुट क्या मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ठीक है. इनपुट आपको मिलेगी डाटा सोर्स से या डाटा स्टोर से, दोनों से. उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में आपकी क्या आउटपुट होगी, ये सारी चीज़ें आपको DFD में जो है वो
क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब जो DFD है वो हमारे पास दो तरह की है, इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो तरह की टाइप्स अवेलेबल हैं। एक तो है लॉजिकल। लॉजिकल का मीन्स इसमें आपको सिर्फ यही बताया जाएगा आपका डेटा क्या है और उसका फ्लो क्या है, मतलब एक डाटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कैसे जाता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर की जाएगी। और एक होती है फिज़िकल DFD, जिसमें एक्चुअली इस फ्लो को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बताया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके पास DFD अवेलेबल होते हैं। हम देख लेते हैं DFD में होता क्या है। जैसे हमने चार चीज़ें बेसिकली स्टडी की हैं तो वही आएगी। DFD में आप रेक्टेंगल का यूज़ करते हो सोर्स और डेस्टिनेशन को बताने के लिए कि आपका सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि डाटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे वो सिंक होगा, ये चीज़ें बताने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्कल का हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, कि आपका प्रोसेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एरोज़ का यूज़ करते हैं हम फ्लो को बताने के लिए, और इस ओपन एंडेड रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने चार जो सिंबल्स हैं ये याद रखने हैं कि आपको ये वाले चार सिंबल आप यूज़ करते हो DFD में। सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए रेक्टेंगल हो गया, प्रोसेस के लिए आपके पास सर्कल हो गया, फ्लो के लिए एरोज़ हो गया, और डाटा स्टोर के लिए आपके पास ये ओपन वन साइड ओपन जो है रेक्टेंगल आपके पास होता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके लेवल्स होते हैं DFD के, वो देखेंगे। पहले गाइडलाइंस सिंपल सी हैं कि जब आप DFD बनाते हो तो आपने कौन कौन से रूल्स को जो है अपने दिमाग में रखना है ताकि जो आपकी DFD है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो। तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जो भी आपने नोटेशंस, जो भी आपने नाम यूज़ करने हैं, यानी कि इनके कुछ नाम लिखोगे, प्रोसेस का कोई नाम लिखोगे, सोर्स और डेस्टिनेशन का कुछ नाम लिखोगे, डाटा स्टोर का कुछ नाम लिखोगे, तो जो नोटेशंस हैं वो आपकी सिंपल और मीनिंगफुल होनी चाहिए, कि आपने नाम सिंपल से सिंपल रखना है और उनका कुछ मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, एब्रीवेशंस को अवॉइड करो, कि आप शॉर्टकट जो नेम्स होते हैं उनको आप अवॉइड करो, उनको कम से कम यूज़ करो। हर प्रोसेस को हमने नंबरिंग करनी होती है। प्रोसेसेस शुड बी नंबर्ड मतलब एक पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले के बाद दूसरा, मतलब आपने सीक्वेंस आप बता देते हो आप कि पहला ये प्रोसेस होगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे। ठीक है, उसके बाद लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आपने जो फ्लो बताया है वो एक्चुअल में फ़िज़िकली वो इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए कि आपने लॉजिकली तो बता दिया कि ये प्रोसेस के बाद ये चलेगा, ये इसके बाद ये वाला चलेगा, तो एक्चुअल में फ़िज़िकली भी वो वैसे ही हो रहा है या कोई और तरीके से हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि हम 6 प्रोसेसेस से ज़्यादा जो है हम प्रोसेसेस DFD में इंक्लूड नहीं करते, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम मान के ये चलते हैं कि नॉर्मली आपने 6 प्रोसेसेस बेसिकली जो आपके टोटल प्रोसेसेस होंगे उनको आप 6 प्रोसेसेस में ही डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेन आता है वो आते हैं आपके लेवल्स। ठीक है, कि आपके DFD में कुछ लेवल्स होते हैं। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी डिटेल बढ़ती जाएगी। सबसे पहले आपका आता है लेवल 0, तो इसमें सबसे कम डिटेल होगी। उसके बाद लेवल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जितने आप लेवल्स बढ़ाते जाओगे हर लेवल में आपकी डिटेल जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 0 की बात। ठीक है, तो इसमें आपको हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि मोटा मोटा उस प्रोसेस में क्या होगा, उस सिस्टम में क्या होगा, वो सारा बता दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल डायग्राम। एक ही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसमें आपके एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे जाएगी, वो सारी की सारी एक ही डायग्राम से हम जो है डिपिक्ट कर देते हैं, हम बता देते हैं, और हम अंडरलाइन डिटेल्स जो उसकी डिटेल्स हैं वो बताते नहीं हैं। मतलब हमने हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन की है। एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको याद होगा तो आपने C++ में भी स्टडी किया है कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या मतलब है, आप सिर्फ मोटा मोटा बताते हो कि ये काम करेगा कैसे, विदाउट स्पेसिफाइंग द अंडरलाइंग डिटेल्स। आप जो उसकी डिटेल्स है वो आपको बताते नहीं हो। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छी दे रखी है। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कुछ, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, किसी साइट से करते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, आप कुछ ऑर्डर करोगे और आपको कुछ डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑनलाइन सिस्टम से कुछ ऑर्डर किया
और आपको कुछ ना कुछ डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर और डिलीवर कौन करता है? आपका कस्टमर। तो ये ऑर्डर हो गया, ये डिलीवर हो गया और ये शॉपिंग हो गई। तो मतलब सोर्स कौन है? आपका ऑनलाइन शॉपिंग। डेस्टिनेशन कौन है? कस्टमर। फ्लो ऑफ डाटा क्या है? कस्टमर ऑर्डर करेगा ऑनलाइन शॉपिंग को और उसको कुछ डिलीवरी मिल जाएगी, बस। अब इसके आगे क्या डिटेल है वो इसमें नहीं बताया। तो ये हो गया आपका लेवल 0, ठीक है। लेवल 0 ये आपका DFD बन गई। उसके बाद लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 में इससे थोड़ी सी आप ज़्यादा डिटेल में चले जाओगे, ठीक है। इसमें आप बेसिक्स मॉड्यूल्स बताते हो। बेसिकली क्या आप बताओगे? बेसिक मॉड्यूल्स के इस ऑनलाइन शॉपिंग में आपके बेसिक मॉड्यूल्स क्या हैं और आपस में उनमें फ़्लो अमंग, आपस में उन मॉड्यूल्स का कैसे फ़्लो चलता है, कौन कौन सा वो डाटा सेंड करते हैं या वो कौन कौन सा डाटा जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 है। अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल ले रखी है तो अब आप इसमें क्या क्या आपकी डिटेल होगी? पहले तो आपका कस्टमर का डाटा चाहिए, ठीक है। उस कस्टमर ने किसी स्टोर से सामान मंगवाया होगा ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे अमेज़ॉन वाले, वो खुद तो नहीं बेचते, उन्होंने आगे कुछ स्टोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा होता है, ठीक है। मतलब आपका सप्लायर कोई और होता है, ये अमेज़ॉन जो है ये तो सेंटर में आपका यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है सिर्फ ये, ठीक है। आपका ये ऑर्डर प्रोसेस जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो ये कस्टमर का क्या हो गया? सोर्स। तो इसने क्या किया? आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग की, इसने कहाँ से चेक किया कि स्टोर में वो वाली आइटम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे? पेमेंट आपके यानी कि अकाउंट्स भी यूज़ होंगे। पेमेंट करने के बाद एक्चुअल में आपका जो ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा, यानी कि आपका सेल हो जाएगा और सेल होने के बाद आपने डिलीवर करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कस्टमर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे ये कस्टमर है, इसने यहाँ पे ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के साथ उसकी अपनी डाटा चेक होता है कि इस पिन कोड पे वो जो आइटम है वो डिलीवरेबल है या नहीं है। अगर है उसके बाद चेक करता है कि आइटम अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद आप पैसे देते हो, फिर वो फाइनली सेल होकर आपको डिलीवर हो जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो ये आपका लेवल 1 हो गया, ठीक है। अगर आप अब इसकी फर्दर डिटेल में चले जाओ कि अकाउंट्स में जो आपकी पेमेंट है वो कैसे आप कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो या आप नेफ्ट कर रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो या डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो। अब उसमें भी आप कौन सी जो है अपना मेथड यूज़ कर रहे हो पेमेंट का भी, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए आपका बिल डेस्क है, ठीक है। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो पेमेंट के लिए, तो ये इसकी फर्दर डिटेल हो जाएगी, तो वो आपका लेवल 2 बन जाएगा। इसी तरह स्टोर में भी आपने देखा होगा कि आपके पास अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, तो एक सप्लायर जो है उसकी अमाउंट कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तीसरे की कुछ डिस्काउंट वो दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर कस्टमर की डिटेल में चले जाओगे तो उसने पहले कौन कौन से ऑर्डर्स कर रखे हैं, ठीक है। उसका शिपिंग एड्रेस क्या है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी डिटेल्स में आप चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? फर्दर डिटेल, यानी कि वो क्या बन जाएगा? लेवल 2, ठीक है। तो अब क्या है लेवल 2 में? क्या हम बात कर रहे हैं? हम सिर्फ एक ही मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। लेवल 0 में हमने क्या किया था? हायर सब्सट्रैक्शन कर दी। लेवल 1 में क्या कर दिया? हमने बेसिक मॉड्यूल्स के नाम बता दिए। अब उस मॉड्यूल के अंदर भी अगर आप फ्लो ऑफ डाटा को देखना चाहते हो कि फ्लो ऑफ डेटा इनसाइड मॉड्यूल्स, अब उस मॉड्यूल के अंदर कैसे डाटा फ्लो करता है, अगर आप उसको भी डिपिक्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसके लिए आप कौन से लेवल पे जाओगे? लेवल 2 पे। अगर उससे भी आगे कोई और डिटेल है तो लेवल 3। इस तरह आपका जो लेवल जो है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे बुक में आपकी एग्जांपल्स ही दे रखी, मैं सिर्फ उसको टच कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने क्या दे रखा है कि आपका ये यूज़र है एक, ठीक है, वो बैंकिंग करता है, ठीक है। तो ये हायर लेवल डिटेल है कि उसने बैंकिंग सिस्टम के साथ डील करना है। तो यूज़र की वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद वो क्या कर सकता है? अपना जो उसका अकाउंट है, यूज़र अकाउंट जो है, उसमें वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ठीक है। यानी कि पैसे जो है वो जमा कर सकता है या निकलवा सकता है। तो अब ट्रांजैक्शन करने की अगर आप डिटेल में जाओगे तो सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी, फॉर्म भरेगा, ठीक है, वो अकाउंट उसका है या नहीं है, ठीक है। मतलब उस तरह अगर उसने निकलवाने हैं तो वो अपने अकाउंट से ही निकलवा सकता है, किसी और के अकाउंट से नहीं निकलवा सकता, तो वो चीज़ होगी। उसके बाद पासबुक एंट्री वो करा सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब उसने अकाउंट अपना खुलवाना है, तो वो चीज़ हो गई। डिमांड ड्राफ्ट अगर उसने बनाया तो डिमांड ड्राफ्ट पहले बैंक के पास जाएगा, वो वेरीफाई करेगा कि हमारे बैंक को बिलोंग करता है या नहीं करता। उसके बाद अमाउंट, उस अकाउंट में उतनी अमाउंट है भी है या नहीं है, ठीक है। अगर आप विदड्रॉ कर रहे हो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट को,
अगर आपने बनवाना है तो आपको पहले अकाउंट नंबर चाहिए, आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं हैं, तो वो सारी डिटेल अगर आप इसकी डिटेल में जैसे जैसे जाते जाओगे तो ये आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो लेवल 0 तो कुछ इस तरह दे रखा है इन्होंने। अगर लेवल 1 में चले जाओगे तो इन्होंने क्या किया, जितने प्रोसेसेस हैं ये सारे प्रोसेस हो गए, ये 4 प्रोसेसेस हो गए, ट्रांजैक्शन, पासबुक एंट्री, रजिस्ट्रेशन, डिमांड ड्राफ्ट। तो अब अगर इनकी डिटेल में जाओगे तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, तो इन्होंने किया 1 नंबर प्रोसेस क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन का, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर हो गया, अगर वो डिपॉजिट कर रहा है तो वो सेकंड नंबर क्या हो गया, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो अपनी पासबुक पे अपडेट कराएगा, अपडेट कराने के बाद फिर वो चौथे नंबर पे डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भरेगा कि मुझे अभी डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है। फिर डिमांड ड्राफ्ट बनने के बाद 5th नंबर पे उसका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। 6th नंबर पे फिर उसकी पासबुक पे एंट्री होगी कि अब उसका जो है अकाउंट में से पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो गए हैं। तो इस तरह ये जब आप डिटेल में जाते जाओगे तो ये आपकी DFD जो लेवल इसका इंक्रीज़ होता जाता है। तो आपने इसमें मेनली याद क्या रखना है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है आप उतनी डिटेल आपको बताते जाते हो। तो आपने इसमें यही स्टडी करना है कि जैसे आपका ये वाले आपने सिंबल्स याद रखने हैं कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, फ्लो को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डाटा स्टोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और ये इसके 3 लेवल हो गए, बेसिकली 3 लेवल हैं, इसके आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। और पहले लेवल में आप सिर्फ हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन बताओगे, दूसरे लेवल में आप बेसिक मॉड्यूल के बता दोगे, तीसरे में आप उसकी डिटेल में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर मॉड्यूल के अंदर और मॉड्यूल है तो उसकी डिटेल में जाओगे तो वो लेवल 3 बन जाएगा। तो इस तरह इसके लेवल जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, पर आपने जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल 2 तक ही आपने डिस्कस करना है। अब जो अगला आपका टॉपिक था वो है आपका डेटा डिसीजन टेबल। तो ये जो डिसीजन टेबल है ये बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है। इसमें आप सिर्फ 4 क्वाड्रेंट्स में काम करते हो। आपने ये याद रखना है कि आप जब भी डिसीजन टेबल की बात करोगे तो आप 4 क्वाड्रेंट्स में काम करोगे। तो आपका इस तरह ये टेबल बनता है, डिसीजन टेबल। तो आपने पहले क्वाड्रेंट में क्या लिखनी है, कंडीशंस, कि आपकी कंडीशंस क्या हैं। जब आपने कोई आपके पास इस तरह का डेटा है कि आप उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप डिसीजन टेबल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपके पास कंडीशंस के अल्टरनेटिव्स, मतलब उस कंडीशन के अल्टरनेटिव्स क्या हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन आप कह सकते हो कि फुलफिल होगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शंस क्या लेने हैं और आपके यहाँ पे एक्शन एंट्री क्या है। तो डिसीजन टेबल में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपको 4 क्वाड्रेंट्स में काम करना है। पहले में आपने कंडीशंस बताओगे, सेकंड में आपके कंडीशंस के क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उसके बाद आपने क्या एक्शन लेना है, ठीक है, और एक्शंस की एंट्रीज़ करनी है। तो जब आपने डिसीजन टेबल को बनाना भी है, ठीक है, तो जब इसकी डेवलपमेंट करनी है तो आपको यही 4 चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सीधा इसके एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इन्होंने एक डिस्काउंट पॉलिसी की जो है एग्जांपल दे रखी है, बुक में आपके एक डिस्काउंट पॉलिसी की जो है वो एग्जांपल दे रखी है। तो डिस्काउंट पॉलिसी क्या है कि अगर आपकी अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 450 रुपीज़ है तो आप डिस्काउंट कितना दोगे, 6%, ठीक है। अगर आपकी जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 200 है और लेस देन आपकी 450 है तो आप डिस्काउंट क्या दोगे, 5%। और अगर आपकी अमाउंट जो है वो लेस देन 200 है तो आप नो डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट नहीं दोगे। तो ये आपके पास मान लीजिए आपकी कंडीशंस हैं और आपने इसको डिसीजन टेबल में रिप्रेजेंट करना, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप लिखिए कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो कंडीशन अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखो एक्शंस, कि आपने एक्शंस क्या क्या परफॉर्म करने हैं, और यहाँ पे आगे आपके एक्शंस एंट्री। तो ये आपकी 4 क्वाड्रेंट पहले आपके बन गए, सीधा सीधा आपने पहले 4 क्वाड्रेंट बना देने, ठीक है। तो अब हमारी पहली कंडीशन क्या है, अगर है ऑर्डर अबव 450, पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डर बिटवीन 200 एंड 450, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑर्डर लेस देन 450, ठीक है, लेस देन 200। तो ये आपकी इतनी कंडीशंस होगी। एक्शंस क्या है, आपने डिस्काउंट देना है 6%, 5% या नो डिस्काउंट, ये आपके एक्शंस होंगे।
अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे मिस कर दिया बुक में। इसकी एक कंडीशन एक ये थी कि आपने अगर ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर आप पेड विदिन करते हो, पेड विदिन 2 वीक्स, अगर आप 2 वीक्स के अंदर अंदर पैसे जमा कराते हो तब है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी पहली कंडीशन ट्रू है कि आपने पेड विदिन किया, 2 वीक्स किया, ऑर्डर आपका अबव हो गया 400, ठीक है, 450 हो गया, तो ये 2 कंडीशंस तो आपकी ऑटोमेटिकली नो होगी क्योंकि आप 200 से अब 450 से अबव हो, तो ये कंडीशंस तो नो होगी ना, मतलब नॉट एप्लीकेबल होगी, ये भी नॉट एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 6%। तो आपने 6% डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया, ये आपके क्या हो गए क्रॉस, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने पेमेंट विदिन 2 वीक्स की और आप 450 से अबव नहीं हो बट आप 200 से 450 के बीच में हो, येस हो, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी। अब एक्शन आपको क्या मिलेगा, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने विदिन 2 वीक्स पेमेंट की है बट आप ना 450 के अबव ऑर्डर है, ना आपका 200 से 450 के बीच में ऑर्डर है, आपका 250 से लेस देन ऑर्डर है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर आपने 2 हफ्तों के बीच में पेमेंट की ही नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो आपने की जो कंडीशन है वो चेक करनी ही नहीं है, मतलब नीचे वाली कंडीशन तो आपने चेक करनी ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है ये। तो ये आपका क्या हो गया, डिसीजन टेबल, ठीक है। तो इस तरह आप डिसीजन टेबल को बना सकते हो कि आपके कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्योंकि वो भी कंडीशंस कॉम्बिनेशन में चलेंगी ना। तो इन्होंने आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए और ये आपने एक्शंस देने थे, या आपने 6% डिस्काउंट देना था या 5% या कोई डिस्काउंट नहीं देना था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने एंट्री कर दी कि आपने ये जो लॉजिकली ये जो आपने यहाँ पे थ्योरी लिखी थी उसको आपने डिसीजन टेबल के हेल्प से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये थे आपके 2 स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन किस इंडस्ट्री का, किसका आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो और आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने इन टूल्स की हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कैसा है, ठीक है। जैसे आप मान लो एडमिशन की बात आ गई कि अगर एडमिशन 45% से कम है, अगर आपकी परसेंटेज 45% से कम है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, अगर 50% से अबव है तो इसमें मिल सकता है, अगर आप इस कैटेगरी के तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो ये वाली मिलेगी। तो उस केस में आप डिसीजन टेबल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सिंपली रिप्रेजेंट करना है, मान लो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, फिर आपका रिज़ल्ट आए, आप एग्ज़ाम दोगे, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, तो इसको आप DFD के थ्रू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आपने देखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसके स्ट्रक्चर को कैसे आप एनालाइज करोगे। विद द हेल्प ऑफ DFD कर सकते हो या डिसीजन टेबल कर सकते हो, या जो हमने आगे अभी स्टडी करने हैं उनके थ्रू भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आपकी डाटा क्या है, उसके बेसिस पे आपने ही डिसीजन लेना है कि आपने कौन से स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल का यूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।